नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हरियाणा का जो सीईटी का जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसके लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो हमारा डी ग्रुप का नेक्स्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है, सीईटी के द्वारा जो लिया जाएगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कई बार हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, एसएससी ने पूछा है इसको, कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? देखो, अब सबसे पहले इस शब्द को देख लेते हैं, द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब होता क्या है? द्विसदनीय का मतलब होता है जैसे हम अपनी पार्लियामेंट पढ़ते हैं या संसद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संसद। जब अपनी संसद की बात करते हैं तो इसके इसके दो सदन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम राज्यसभा, क्या पढ़ते हैं? राज्यसभा पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं हमें लोकसभा। लोकसभा, ये होता है द्विसदनीय का मतलब। क्या होता है? इसको बोलते हैं द्विसदनीय, यानी दो सदन। जहां पे किसकी कितने सदन की बात करते हैं? दो सदन की बात की जाती है, उसको बोलते हैं द्विसदनीय। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पे बात कर रखी है इसने राज्य की। राज्य को बताना है कि किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। अब देख लेते हैं हम। अगर अपने राज्यों की बात करें तो अपने पास राज्य कितने हैं? अपने हैं राज्य 28 राज्य हैं। कितने हैं? अपने 28 राज्य हैं। और 28 राज्यों में से, या फिर इसके साथ और देख सकते हैं क्या, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कितनी है यूनियन टेरिटरी हमारे पास? 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर हम बात करें 28 राज्यों में से द्विसदनीय जो विधानमंडल है वो कितने राज्यों के अंदर आता है? देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार के पेपर में आता है, ध्यान से सोचना। ये हमारा जो 28 राज्य है ना, इनमें से मात्र कितने में? 6 में द्विसदनीय विधानमंडल है। क्या बोला? द्विसदनीय विधानमंडल है। जैसे अपना संसद के अंदर राज्यसभा अपर हाउस होता है, ऊपरी सदन होता है, और इसको बोलते हैं लोअर हाउस, यानी निचला सदन, यानी निम्न सदन भी कह सकते हैं इसको। देखो, कितना पढ़ा हमने, 28 राज्यों में से 6 के पास क्या है? ये अपने द्विसदनीय है, यानी दो सदन है। दो सदन कौन कौन से होते हैं राज्य के अंदर? राज्य के अंदर दो सदन होते हैं, एक होता है विधान सभा, और दूसरे को बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद। अपने पास कितने सदन हो गए? दो। अगर हम बात करते हैं अपने सेंटर की, सेंटर को क्या बोलते हैं? जिसमें हम संसद लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। इसको तो बोलते हैं हम उच्च सदन। क्या बोलेंगे इसको? उच्च सदन बोल सकते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसको बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। ऐसे ही अपने पास राज्य के अंदर एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा? उच्च सदन अपने पास क्या होता है? विधान परिषद होती है। क्या होता है? विधान परिषद होती है। निम्न सदन कौन सा होता है? विधान सभा होती है। लेकिन अब एक हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो सभी राज्यों के अंदर है विधानसभा, सभी राज्यों के अंदर है विधानसभा अपने, यानी 28 के 28 राज्यों में क्या है? विधानसभा है। बट लेकिन अगर हम बात करते विधान परिषद की, मात्र 6 राज्य ऐसे हैं वो। इनमें से कौन सा है? क्या पंजाब है? नहीं है जी, बिल्कुल भी। क्या गोवा है? नहीं है। क्या बिहार है? बिल्कुल, ये बिहार है। लेकिन गुजरात भी नहीं है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं देखिए। पहला राज्य अपना पास क्या है? हमने देखा बिहार। इसके साथ लगता हमारे पास क्या है? यूपी। अगर हम बात करते हैं दूसरे, उसके बाद हम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक, उसके बाद बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और जो लास्ट है अपने पास वो है तेलंगाना, तेलंगाना। ये अपने पास 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अब एक चीज और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या जो विधान परिषद है वो किस आर्टिकल के तहत आती है? उसका आर्टिकल है 169। क्या बोलेंगे? 169 है इसका आर्टिकल। 169 आर्टिकल के तहत क्या है? विधान परिषद है।
अब एक बात बताओ, इसको कौन बना सकता है? यानी इसको कौन बना सकता है और कौन इसको भंग कर सकता है, यानी कौन खत्म कर सकता है, किसके पास पावर होती है? देखो, बात समझने की, राज्य की बात कर रहे हैं हम सेंटर की बात नहीं कर रहे, हम बात करें राज्य की। राज्य अगर एक बिल पास करके देता है स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से, अगर कोई राज्य एक रेजोल्यूशन पास करके दे देता है, भेज देता, कहां पे भेजना होता है? ये भेजना होता है हमारे को संसद के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी याद रखना, विशेष बहुमत। क्या बोला? आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग अंदर क्या कहा गया है? विशेष बहुमत की बात की गई है, विशेष बहुमत की बात की गई है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3, यानी 2/3। उस सदन के सदस्य अगर एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, और रेजोल्यूशन पास करके कहां भेजते हैं? ये रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट यानी संसद के पास भेज देते हैं। अब संसद क्या करती है? संसद इस पे 1/3, क्या बोलेंगे? 1/3, इसको बोलते हैं जी सिंपल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य बहुमत बोलते, क्या बोलते हैं इसको? सामान्य बहुमत, इसको बोलते हैं सामान्य बहुमत। अगर उस रेजोल्यूशन को जो राज्य के द्वारा पास किया गया है, उस रेजोल्यूशन को संसद के पास भेजने के बाद संसद उसको सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत का मतलब क्या बना? 1/3, 1/3। अगर उस सदन के सदस्य उसको पास कर देते हैं, तो इसका मतलब हुआ, और उसके बाद दोनों के पास, दोनों सदनों के पास पास होने के बाद कहां जाता है सिग्नेचर के लिए? राष्ट्रपति के पास, यानी असेंट, सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है, तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है? अब वो एक्ट बन जाता है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग अब हम क्या कह सकते हैं? उस राज्य में विधान परिषदें बनाई जाएगी। अब इसका मतलब उस राज्य में विधान परिषद बन गई। हमने इतने क्वेश्चन करे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी सीखने की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है ज्योग्राफी का। इसमें क्या कहा गया है? इनमें से कौन सा अक्षांश सबसे बड़ा है? सबसे पहले देखिए अक्षांश क्या होता है। क्या 60 डिग्री नॉर्थ है, क्या 20 डिग्री नॉर्थ है, या फिर विषुवत रेखा है, या फिर कह सकते हैं 20.5 डिग्री। सबसे पहले तो हम देखते हैं अक्षांश होता क्या है। देखो, जब भी हम अपनी अर्थ की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? अपनी धरती की बात करते हैं। ये माना हमने अपनी धरती को, ये एक जियोड के आकार की है। क्या बोला? ये एक जियोड के आकार की है। देखो, हमने एक पॉइंट तो ये मान लिया, क्या मान लिया? एक पॉइंट तो ये मान लिया, और एक पॉइंट मान लिया हमने ये, और एक पॉइंट ये मान लिया, या फिर एक पॉइंट हमने कह सकते हैं ये। ठीक है, जब भी हम क्या बात करते हैं, जब भी हम अपनी अर्थ की बात करते हैं ना, ये अपना एक बीच से हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं। जो ये इमेजिनरी लाइन होती है ना अपनी, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो ये बीच से होती है, क्या होती है? ये बिल्कुल बीच से होती है। ये दो भागों में अपने किसको अपने अर्थ को ये दो भागों में डिवाइड करती है। क्या करती है? ये हो गया अपने पास नॉर्थ, और ये हो गया अपने पास साउथ। क्या बोला? एक अपने पास नॉर्थ है और एक अपने पास साउथ है, दो भागों में डिवाइड करती है। जो दो भागों में अपने अर्थ को डिवाइड करती है, उसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को इक्वेटर। उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। दोबारा फिर सुनो, जो हमारी अर्थ को दो भागों में समान रूप से काटती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है विषुवत रेखा, या उसको इंग्लिश में कह सकते हैं इक्वेटर। अब समझने की, जैसे ही हमारा एक हिस्सा तो ये हो गया, और एक हिस्सा अपने पास से ये हो गया, अब इसको कह सकते हैं विषुवत रेखा। क्या बोला हमने? विषुवत रेखा बोल दिया इसको, यानी इक्वेटर। इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा अक्षांश। क्या बोलेंगे? अक्षांश। यानी हम जो ये देखो, ये अपने पास नॉर्थ हो गया, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ पोल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल बोलेंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। अब यहां पे इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध।
यानी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं साउथ पोल। क्या बोला? साउथ पोल। ये हमारे दो भागों में बांटती है। अब एक चीज और देखने की है, अगर हम इस अर्थ को जैसे क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक चीज और देखो, अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो लाइनें होती है ना अपनी, क्या होती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो खींची गई लाइनें होती है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हमने इमेजरी, ये इमेजरी लाइन होती है। क्या बोला? ये इमेजनरी लाइन होती है अपने पास। नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जितनी भी लाइनें खींची जाती है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को कहते हैं अक्षांश। क्या बोला? उन्हीं को, उन्हीं को हम अक्षांश कहते हैं। अक्षांश या फिर अक्षांक कह सकते हैं। अक्षांश यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई इमेजिनरी लाइन होती है। दूसरी बात और देखें, अगर हम सबसे बड़े अक्षांश को माने तो क्या माना हमने? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर माना। यहां पे इक्वेटर पे जो सूर्य का प्रकाश ना डायरेक्ट गिरता है। क्या बोला? सूर्य का प्रकाश होता है। अब क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम के अंदर, सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पे गिरता है? ये गिरता है जी अक्षांश के ऊपर। एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जब हम अपने मैप को नॉर्थ से साउथ की तरफ देखते हैं, ये हमने माना अपना नॉर्थ है, ये माना हमने अपना साउथ है, ये अपना मैप हो गया। जब भी हम बात करते हैं ना किस चीज की, अगर क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर आता है, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी तापमान किस अक्षांश पे होता है, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा अक्षांश है वो? 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, 40 डिग्री है, या 0 डिग्री है? कौन सा, कितना डिग्री वो तापमान, कौन सा डिग्री है वो, यानी कौन सा अक्षांश है वो जिस पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है? वो अपना जो अक्षांश है ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब भी हम थोड़ा ये अपना हमने सेंटर माना इसको, ये सेंटर, अब सपोज करते एज इट इज सेंटर इसको माना हमने, ये लाइन रही अपनी, सेंटर मान लेते हैं। क्या माना हमने? ये सेंटर माना है, जिसको हमने क्या बोला? इक्वेटर बोला। क्या बोला हमने? इसको इक्वेटर बोला है। जब भी हम इस इक्वेटर से किसकी तरफ चलते हैं? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। क्या बोला मैंने? थोड़ा सा जब ऊपर चलते हैं ना, तो 23 डिग्री पे, क्या बोलते हैं, 23 डिग्री चलते हैं। 23 यानी 123.5 डिग्री। अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, क्या बोला मैंने? नॉर्थ। क्या बोला? नॉर्थ। तो इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलेंगे इसको? कर्क रेखा बोलते हैं, जो अपने इंडिया के अंदर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या बोला? जो हमारे 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखो, अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ चलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जी मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोला हमने? इसको मकर रेखा बोला है। फिर ये अपने क्या होते हैं, यहाँ पे पोल्स होते हैं अपने पास। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कितने पे? 23.5 डिग्री पे, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कई बार एग्जाम में ऐसे आता है कि हमारे जो कौन सी रेखा है, क्या भूमध्य रेखा है, क्या फिर कर्क रेखा है, मकर रेखा है, जो हमारे इंडिया से होकर गुजरती है, लगभग समान भागों में हमारे इंडिया को डिवाइड करती है। ये कौन सी? कर्क रेखा। कौन सी करती है? कर्क रेखा। दूसरा क्वेश्चन, क्या मकर रेखा किसी राज्य को टच करती है? कतई नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती ये जो मकर रेखा होती है। उसके बाद, क्या इक्वेटर हमारे को कोई कहीं से टच करता है? बिल्कुल नहीं करता। अब एक क्वेश्चन हमने जो इंपोर्टेंट सीखा था ना, इंपोर्टेंट की बात करी थी, वो क्या है? वो क्वेश्चन है, किस अक्षांश पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है? कौन सा अक्षांश है वो? क्या वो नॉर्थ में पड़ता है, या फिर साउथ में पड़ता है, या इक्वेटर के पास में पड़ता है? जब हम नॉर्थ में बात करते हैं, तो यहां पे हमारे पास वाटर बॉडी है, यानी ज्यादा से ज्यादा ज्यादा क्या है, यहाँ पे पानी है अपने पास। नीचे जब हम बात करते हैं, हिंद महासागर हो गया अपने पास, सारा का सारा क्या यहाँ पे नीचे हिंद महासागर है। अगर हम बात करें थोड़ा अंटार्कटिका बात करते हैं, उधर साइड में चलते हैं, हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं, अंटार्कटिका वहां पे,
अगर हम थोड़ा उधर चलते हैं, अमेरिका की तरफ चलते हैं, वहां क्या है, प्रशांत महासागर है। यानी क्या कह सकते हैं हमें, यहाँ पे वाटर बॉडी है अपने पास, क्या है, वाटर बॉडी है। पानी का जो नेचर क्या होता है, जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। अब जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, कितना, जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो अपने पास क्या है, लैंड मास है। क्या बोलेंगे, लैंड मास है, जमीन है वहां पे ऊपर, और वो देरी से गर्म होती है और देर से ही वो क्या होती है, ठंडी होती है। तो इसका मतलब वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो वो कौन सा अक्षांश है, यानी कौन सी डिग्री है वो, उसको बोलते हैं जी हमें 20 डिग्री नॉर्थ। क्या बोलेंगे, 20 डिग्री नॉर्थ होता है यहाँ पे टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर, तापमान सबसे ज्यादा होता है अर्थ पे। क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा होता है अर्थ पे, धरती पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है इस क्वेश्चन को। 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री उत्तर की तरफ सबसे ज्यादा होता है। दो भागों में, समान भागों में बांटने वाली रेखा क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोला हमने, विषुवत रेखा। और जो लाइनें खींच जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश। और एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे हमने दो बिंदु और ले रखे हैं। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी कौन सी होती है, उनको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं, अगर ये हमने एक माना, ये तो ईस्ट मान लिया हमने, ये वेस्ट वेस्ट मान लिया, ईस्ट और वेस्ट में भी हम इसको मानते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट से जो लाइनें लगाई जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं उनको, उनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। यानी क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर हो सकता है ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश, यानी लैटिट्यूड इंग्लिश में कह सकते हैं इनको। और अगर हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये हमने ज्योग्राफी सेकंड क्वेश्चन देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या अपने पास, हड़प की नीति किसके द्वारा लाई गई। हड़प का मतलब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। लैप्स का मतलब होता है किसी चीज को हड़प लेना। ये पहले एक ऐसी नीति होती थी, अगर मान लेते जिस भी राजा का कोई अगर लड़का, संतान अगर लड़का नहीं है, तो उसके, अब उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, कोई नहीं होगा। अब जब उसके पास लड़का ही नहीं है, एक बार परंपरा चली थी को गोद ले सकता है, लेकिन नहीं, जो लैप्स की नीति के अकॉर्डिंग अगर किसी के पास से उसका जो वारिस है, यानी उस राज्य को आगे चलाने के लिए, तो उसको क्या मान लेते थे, उसको अंग्रेज क्या कर लेते, हड़प लेते थे। उसको हमने क्या बोला, हड़प की नीति बोला। किसके द्वारा लाई गई थी, कॉर्नवालिस था क्या वो, या फिर लॉर्ड डलहौजी कह सकते हैं, या फिर लॉर्ड कर्जन कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा अपना, ये क्या कहेगा, ये रहेगा जिसका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था जो हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था। ये जो इसका कार्यकाल था ना, इसका कार्यकाल देखो 1848 से लेके इसका कार्यकाल माना था 1856 तक। क्या बोला, 1848 से लेके 1856 तक लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। कौन सी नीति, लैप्स की नीति। लैप्स का मतलब अगर किसी के पास अगर राज्य संभालने के लिए उसके पास अगर उसका बेटा नहीं है ना, तो उसका राज्य को अपने पास अपने में मिला लेते थे अंग्रेज। कब, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेके 1856 तक था। अब वो पहला ऐसा कौन सा राज्य था, कौन सी स्टेट थी वो, जो सबसे पहले इसका शिकार हुई थी, किसका शिकार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो थी अपने 1848 के अंदर सतारा। कौन सी थी वो सतारा स्टेट थी अपने पास, जो क्या इसका हड़प की नीति का शिकार हुई थी 1848 के अंदर। कौन सी, सतारा राज्य था वो। अब एक और चीज देख लेते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था ना, कई बार इसको पेपर में आता है, ये सहायक संधि लेके आता। सहायक संधि के बारे में डिटेल से एक टॉपिक बना देंगे, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ ये सीख लेते हैं, लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था ये लेके आया था सहायक संधि, सहायक संधि। इसको तो हम सभी जानते हैं, लॉर्ड कर्जन को, जिसने क्या किया था 1905 में क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था इसने, ये सबसे बड़ा काम किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम किसने किया था, ये क्या था अपने पास से लॉर्ड कर्जन ने किया था। अपनी जो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना
जो बन रही थी लोगों के अंदर, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावना जो जाग रही थी लोगों में, उसको तोड़ने का काम किसने किया था? ये इसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। अगर जानकारी अच्छी लग रही है, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो कौन था वो? लॉर्ड कर्जन था, जो 1905 में क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया, 2 भागों में तोड़ा था। जो एक चीज और समझते हैं इसके अंदर, क्या अगर इसने, लॉर्ड कर्जन ने जो भारतीयों को जब बंगाल का विभाजन किया ना 1905 में, तो इसने क्या जो इसका जो ग्राउंड था ना, वो क्या ग्राउंड दिया था? किस आधार पे कह सकते हैं इसका जो विभाजन किया गया था बंगाल का? जो लॉर्ड कर्जन का मानना था ना, वो क्या मानना था? इसका मानना था कि जो बंगाल एक राज्य, बहुत बड़ा राज्य है, इसका प्रशासन चलाने में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में तोड़ा गया। लेकिन भारतीयों का मानना क्या था? जो असली मकसद था ना, जो असली कारण था इसका विभाजन का, वो क्या था? वो था जो भारतीय राष्ट्रीय लोगों के अंदर जो चेतना पैदा हो रही थी, उसको मिटाना था इसका काम। सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय चेतना को तोड़ना था, भारतीय राष्ट्र की एकता को तोड़ना था, जो बंगाल में काफी अच्छे तरीके से उभर के आ रही थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, भारत में जो नोट जारी करने का अधिकार है किसके पास? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं यहाँ पे, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या वित्त आयोग है? नहीं, इसका आंसर वित्त आयोग नहीं है। वित्त आयोग ये काम नहीं करता। आरबीआई बिल्कुल। राष्ट्रपति वित्त सचिव नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो अपने पास क्या है? आरबीआई है। जो नोट जारी करने का जो अधिकार किसके पास है? ये सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। अपने जो आरबीआई है वो ही क्या कर सकता है? नोट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? अपने पास है, आरबीआई के पास है। अब एक चीज और आती है, कई बार एक बार क्वेश्चन में आता है जो काफी अच्छे लेवल में पूछा गया था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हमारे संविधान के अंदर आरबीआई के बारे में कुछ लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास। आरबीआई के अंदर, हमारे संविधान के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्या बोला? कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्या ये एक संवैधानिक संस्था है? आरबीआई क्या एक संवैधानिक संस्था? नहीं, आरबीआई है जो एक संवैधानिक संवैधानिक संस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आरबीआई संवैधानिक संस्था। यानी पैसे जारी करने का, रुपए को जारी करने का काम किसका होता है? नोट जारी करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। सभी के सभी जो नोट जारी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन जारी करता है? आरबीआई करती है। देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मेंटल, कोर, मैग्मा या क्रस्ट कहते हैं। देखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर हमारे से 2 तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई, जो हमारी धरती होती है उसकी कितने भागों के अंदर बांटा गया, कितनी परत के अंदर दिखाया गया है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यानी उनको ऊपर से नीचे की तरफ लगाओ या नीचे से ऊपर की तरफ लगाओ, ऐसे पूछ सकता है। देखो, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो एक मेंटल, एक कोर, एक मैग्मा और एक क्रस्ट, 4 चीजें दे रखी है हमारे को। इसका तो सही आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह। सपोज करते हैं अपने पास ये क्या है? अपने पास ये हमने धरती मान ली। क्या मान लिए? धरती मान ली। धरती अपने पास ये जो ऊपर का हिस्सा होता ना, इसको क्या कहते हैं? जो ये ऊपर का हिस्सा होता ना, इसको हम क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमें क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट। अब इसका सही आंसर क्या रहा अपने पास? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह क्या होती है? इसको बोला हमने, क्या बोला? इसको बोला भूपर्पटी। और जब हम इससे नीचे की तरफ चलते, क्या चलते हैं? नीचे की तरफ, यानी बीच में आ गए। अब कहां पे आ गए? बीच में आ गए। इस बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी मेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मेंटल बोलते हैं इसको। और जो हमारा जो ये दिखाया सेंटर वाला हिस्सा, या हम कह सकते हैं इसको बिल्कुल अंदर वाला, या बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा बोल सकते हैं, नीचे वाला हिस्सा बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम कोर। क्या बोलेंगे? कोर। इसको हम कोर बोलते हैं। हमारे जो पृथ्वी के 3 हिस्से और 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला ऊपर का होता है, उसको क्रस्ट बोलते हैं, यानी भूपर्पटी कहा जा सकता है। उसके ठीक नीचे हमारे पास क्या है? मेंटल है। और उसके ठीक नीचे क्या अपने पास? कोर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक तो कर दो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को बड़े मेहनत से बनाते हैं आपके लिए। 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। धन्यवाद।